तो हम लोग महासागरीय जलधारा को पढ़ रहे थे, है ना। और कौन सी करंट किस ओशियन में बहती है हम लोगों ने ये देख लिया था। अब आज की क्लास में हम जो बचा हुआ टॉपिक है जलधारा से संबंधित, जैसे कि जलधाराओं का प्रभाव क्या होता है और एल नीनो क्या होती है ना। एल नीनो काफी सुना हुआ नाम होगा, तो एल नीनो को भी देख लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर टाइम बचता है ना, ठीक है, तो फिर हम लोग जो है टाइड्स देखेंगे, ज्वार भाटा देखेंगे कि ज्वार भाटा कैसे आता है ना, और उसका क्या प्रभाव होता है। क्लियर। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं हिंद महासागर की जलधाराएं। ये सब एक बार थोड़ा पुराना था क्योंकि ठीक है, हमने ये तो चलिए ज्यादा है पुराना। ये तो महासागरीय नितल उच्चावच था, जिसमें जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। ये महासागरीय गर्त है, हिंद महासागर में कैनियन है, बैंक है ना। हमने देखा था महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं ऐसी जलधाराएं होती हैं जो महासागरों में प्रवाहित होती हैं काफी लंबी दूरी तक, और क्षैतिज प्रवाह होता है, उसे महासागरीय जलधारा कहा जाता है। ये कई हजारों किलोमीटर तक चलती है। क्या देखा, पृथ्वी के घूर्णन और उसकी आकृति के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल और कोरियोलिस फोर्स के कारण। महासागरीय कारक क्या है? तापमान, घनत्व, लवणता, हिम का पिघलना, है ना। वायुमंडलीय कारकों में पवने हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, वर्षण, वाष्पीकरण, वायुदाब, है ना। दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे? तो तट की रेखा, है ना। तट की रेखा कैसी है, और सागरीय नितल उच्चावच। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अफ्रीका आ गया, तो अफ्रीका से जलधाराएं क्या होगा, मुड़ जाएंगी। ये होगा तट की आकृति। सागरीय नितल उच्चावच क्या होगा कि मान लीजिए जापान द्वीप है ना, तो ये ऐसी कोई महासागरीय जलधारा गई तो एक भाग इधर चला जाएगा, एक बार इधर चला जाएगा, ठीक है, दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इससे क्या है, महासागरीय नितल उच्चावच और तट की रेखा इसको प्रभावित करेगी। फिर गुरुत्वाकर्षण बल कैसे प्रभावित करेगा? हमने बताया था कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है, और जैसे जैसे उच्च उच्चांशीय क्षेत्रों की ओर जाएंगे तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, और जहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है वहां पर जलस्तर नीचे बैठ जाता है, थोड़ा सा नीचा हो जाता है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जल प्रवाहित होता है। महासागरीय जलधारा में देखेंगे तो ये देखिए, ध्रुवों पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा और वहां का जलस्तर नीचा होगा। फिर देखेंगे कोरियोलिस फोर्स के कारण भी। कोरियोलिस फोर्स में क्या होता है कि इससे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और साउदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे जलधाराओं की दिशा या पवनों की दिशा को ये प्रभावित करता है। जो जलधाराएं हैं वो जब भी उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, अपने दाहिनी ओर जलधाराएं मुड़ जाएंगी, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें पवने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये ऐसा होता है क्योंकि पृथ्वी जो है इक्वेटर पर काफी रेडियस, वहां पर रेडियस ज्यादा है उसका, है ना। रेडियस क्या बोलेंगे कि गुरुत्व विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है ना। क्या हुआ, बड़ा मजा आ रहा है? कुछ पुरानी बातें याद आ रही क्या? आप इधर बैठा करो फिर, तो फिर मुस्कुराइएगा नहीं, है ना। तो क्या कहाँ थे, कोरियोलिस फोर्स। होता क्या है कि विषुवत रेखा पर विषुवत वृत्त जो है वो सबसे ज्यादा रेडियस है, जब सबसे बड़ा है। वहां पर क्या है कि पृथ्वी जो है सबसे ज्यादा स्पीड से घूर्णन करती है, और उसको क्या बोल, उसमें कितना है स्पीड, लगभग 1690 किलोमीटर, ठीक। तो वहां पर क्या है कि जो जल है पृथ्वी पर स्थित है वो उतनी स्पीड से घूम नहीं पाता, तो वो रिवर्स साइकिल में चलने लगता है ना। तो क्या होगा ऐसे, ये यही है कोरियोलिस फोर्स, जिसकी वजह से ये रिवर्स मूव करता है ना। ये देखा था हमने। फिर लवणता, जहां पर भी लवणता बढ़ेगी वहां पर क्या होगा, घनत्व में वृद्धि होगी। जब घनत्व में वृद्धि होगी तो जलस्तर नीचा हो जाएगा, है ना। तो ध्रुवों पर लवणता ज्यादा होती है, सैलिनिटी ज्यादा होती है, और इस वजह से जो है जलस्तर नीचे हो जाता है। ये इसका एक कारण है। फिर तापमान,
जब भी तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, जल में प्रसार होगा, और जल में प्रसार होगा तो जल में प्रसार के कारण जो है उसमें फैलाव आएगा, प्रसार का मतलब फैलाव, और जल स्तर उच्च हो जाएगा। तो विषुवत रेखा पर तापमान चूंकि ज्यादा होता है तो उसका जल में प्रसार होगा, जल स्तर ऊंचा हो जाएगा, और इससे ध्रुवों से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जल धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए ध्रुवों के आसपास हिम पिघलती है, तो इससे क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ पिघलती है, जिससे जलधारा की वृद्धि हो, जल स्तर में वृद्धि होगी। जब जल स्तर में वृद्धि होगी तो क्या होगा, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, या फिर कहें ध्रुवों से निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर जलधारा का प्रवाह होगा, और ये ठंडी जलधाराएं होंगी। ठीक है, निकलने से वायुमंडलीय कारक, तो वायुमंडलीय कारक में क्या है, पवनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जिस दिशा में पवन बहती है उसी दिशा में जलधाराएं भी प्रवाहित होने लगती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जो उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत कह रहा हूं, भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानसूनी जलवायु है वो पवनों के कारण है। तो जैसे ही पवनों की दिशा में उत्क्रमण होता है वैसे ही महासागरीय जलधाराओं की दिशा में भी उत्क्रमण होने लगता है। तो पवनें जिस दिशा में बहती हैं उसी दिशा में जलधाराएं भी बहती हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी वाणिज्य पवनें हमने देखा था। हाँ, इधर क्या था कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में देखेंगे तो एक जलधारा बहती है ना, इधर से विंड्स भी बहती हैं, तो हम लोग विंड वाले में देखेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन है, या दक्षिण पूर्वी वाणिज्य पवनें क्या होती हैं, है ना। तो फिलहाल तो अभी तो इतना ही समझिए, क्योंकि वो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, पूरा एक टॉपिक है। फिर आगे देखेंगे जलधाराओं का वितरण, अगर देखेंगे तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में है। तापमान के आधार पर दो प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म, है ना। अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में देखेंगे तो, अच्छा एक चीज और, विषुवत रेखा पर जो है एक दोनों ओर लगभग 5-5 डिग्री तक, है ना, ये जीरो है, और दोनों तरफ नॉर्थ एंड साउथ में जो है एक जलधारा बहती है, इसे प्रतिविषुवतीय जलधारा कहा जाता है। हालांकि इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा गलत है ना, ये उल्टा होता है, ये इस तरफ ऐसे होगा, उस दिन भी करेक्शन किया था। ठीक है, इसे गिन्नी धारा भी कहा जाता है। अब उसमें अटलांटिक ओशियन में हमने जो जलधाराएं देखी थी उसमें क्या था, एक उत्तरी विषुवतीय जलधारा है, और उत्तरी विषुवतीय जलधारा जो कि अटलांटिक ओशियन में प्रवाहित होती है विषुवत रेखा के निकट, है ना। और ये जब कैरेबियन आइलैंड से टकराता है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इधर कौन सी जलधारा बनती है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, और इधर ये क्या बोलते हैं, एंटलीज, एंटलीज जलधारा बनती है ना। फिर उसके बाद जब ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं तो गल्फ स्ट्रीम बनती है ना, गल्फ स्ट्रीम बनेगी। और गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम से एक लेब्राडोर पूर्वी ग्रीनलैंड के आसपास, सॉरी कह रहा हूं, इधर कनाडा के आसपास से जो है नॉर्थन हिस्से से एक धारा आती है जिसे लेब्राडोर बोलते हैं, और ये गल्फ स्ट्रीम से मिलती है न्यू फाउंडलैंड के आसपास। तो यहाँ पर विश्व में सबसे बड़ा मत्स्य पालन होता है ना, काफी अनुकूल वातावरण एटमॉस्फेयर हो जाता है। फिर इधर देखेंगे आगे जब ये धारा प्रवाहित होगी तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का विस्तार होगा, है ना, और ये आगे बढ़ेगा तो नॉर्वे जलधारा बनेगी, फिर स्नेल और केनारी, ये हम लोग देख चुके हैं, हम लोग 2 बार इसका रिवीजन कर चुके हैं। तो ऐसा रहा, ये केनारी है जो कि ठंडी जलधारा है। इधर देखेंगे तो पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, यहाँ पर क्या है कि दक्षिण पूर्वी जलधारा है, जो कि देखिए लेफ्ट की ओर है, और ये राइट की ओर मूव कर रही है कोरियोलिस फोर्स के कारण। बाकी इसका विस्तार देखेंगे तो ब्राजील जलधारा है। फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ फॉकलैंड आइलैंड है, तो फॉकलैंड आइलैंड से एक जलधारा निकलती है, ठंडी जलधारा है, तो यहाँ पर क्या है, फॉकलैंड जलधारा बनेगी, करंट बनेगा। और ये फिर पछुआ पवन प्रवाह जो कि ठंडा है, ठंडी जलधारा है, और उसके आगे विस्तार के रूप में देखेंगे तो वेगुला जलधारा मिलती है। तो ये जो है अटलांटिक ओशियन की जलधाराएं रही है ना, ये हम लोगों ने देख लिया। हिंद महासागर की जलधाराओं में हमने क्या देखा था, हिंद महासागर में देखें तो उत्तरी हिंद महासागर में
केवल एक ठंडी जलधारा है जिसे सोमाली जलधारा के नाम से जाना जाता है। बाकी गर्म जलधाराओं में देखेंगे तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा जो कि ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती है इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में। और जो दूसरी गर्म जलधारा है वह है उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा जो कि शीत ऋतु में प्रवाहित होती है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है। ठीक, तो ये है उत्तरी अटलांटिक ओशियन की जलधारा। बाकी यहां पर देखेंगे तो दक्षिणी विश्वतीय जलधारा, है ना, विश्वतीय जलधारा हो जाएगा। फिर आगे जब ये विस्तार में जाएगा तो मालागासी, यहाँ पर मेडागास्कर करें कुछ आइलैंड्स हैं और इनसे टकराने के बाद मालागासी और अगल मोजाम्बिक, ये दोनों जलधाराएं बनेगी। ये दोनों मिलेगी जब तो अगलुभास का निर्माण होगा और इधर अफ्रीका के तट के साथ साथ जो है नेटाल जलधारा बहती है और इधर पछुआ पवन प्रवाह पूरे ग्लोब में बहती ही रहती है साउथ में देखेंगे तो। ठीक है, ये हो गया। अभी इधर जो है एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा बहती है ना, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है, ठंडी जलधारा है। फिर इधर देखें प्रशांत महासागर में उत्तरी वाले क्षेत्र में देखेंगे तो इधर यह है उत्तरी विश्वतीय जलधारा प्रशांत महासागर की। ये जब जापान आइलैंड से टकराएगी तो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक क्यूरोसियो और दूसरी सुशीमा, है ना। और ये जब आगे बढ़ेगी तो इसमें दो ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, एक ओरकोटस्क है और दूसरा ओयोशियो है। ठीक, इसका आगे विस्तार में देखेंगे तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह का निर्माण होगा और इधर जो है एक क्यूराइल जलधारा जाएगी जो कि गर्म जलधारा है। फिर इधर कैलिफोर्निया के तट के आसपास देखेंगे तो कैलिफोर्निया जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। ठीक, तो ये है उत्तरी अटलांटिक उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। इधर देखेंगे तो मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा में देखेंगे तो कौन सी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा का निर्माण होगा। फिलहाल इससे पहले भी क्या होगा, ये दक्षिणी विश्वतीय जलधारा है प्रशांत महासागर की और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जलधारा है क्योंकि इसी से मानसून का निर्माण होता है ना। मानसून जो भी साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इंडोनेशिया के आसपास जो जलवायु है ना, उसको दिशा देने वाला सबसे बड़ा कारक यही है ना। अभी बहुत क्लियर तो नहीं है, ये एक रहस्यमयी जलधारा है। एल नीनो के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो एल नीनो बहुत ही रहस्यमयी जलधारा है, अभी पता नहीं है इसके बारे में। फिर भी जो क्लोज रिसर्च है ना वो यही है कि बोला जाता है कि ये जलधारा जो है वो वापस हो जाती है, तब हमारे यहाँ बारिश नहीं होती। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में एक जलधारा बहती है जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा बोला जाता है। ये पेरू और हम्बोल्ट, पेरू या हम्बोल्ट, है ना, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा जो है वो दक्षिणी अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में बहती है। ये पेरू चिली गर्त के समानांतर भी बहती है, ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल नीनो में हम इसको देखेंगे, है ना। अब आइए हम लोग एक अपने अलग अलग टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब इफेक्ट्स ऑफ ओशियनिक करंट्स, है ना। देखिए ओशियनिक करंट्स जो है ना वो किसी भी तटीय क्षेत्र को बहुत, उसके मौसम को, उसके कृषि को, उसकी जलवायु को, उसके आर्थिक क्रियाकलापों को बहुत गहनता से प्रभावित करता है ना। जो जलधाराएं हैं किसको, तटीय क्षेत्र के मौसम, जलवायु, कृषि, है ना, कृषि एवं आर्थिक क्रियाओं को गहनता से प्रभावित करती है ना।
तटीय क्षेत्रों के मौसम, जलवायु, कृषि, इन सबको बहुत गहनता से प्रभावित करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई जलधारा है, एक गर्म जलधारा जो है वो किसी तटीय क्षेत्रों में बह रही है ना, किसी तटीय क्षेत्र में बह रही है, ये गर्म जलधारा है और ये तटीय क्षेत्रों में बह रही है, ठीक है। तो गर्म जलधारा जो है ना, उसके साथ गर्म पवने भी होंगी, है ना, जो पवने होंगी वो भी गर्म होंगी। और क्या होगा कि जब ये महासागर से, ये है महासागर से तट की ओर, तट की ओर जब पवनों का प्रवाह होता है, होगा, तो अब गर्म पवनों की बात करें अगर हम, या गर्म जलधारा की बात करें, तो गर्म जलधारा के साथ जब पवने बहेंगी, है ना, तो इनमें क्या होगा, आर्द्रता होगी, ठीक है, आर्द्रता होगी, मतलब इनके पास नमी ज्यादा होगी, है ना, नमी ज्यादा होगी। तो जब ये तटीय क्षेत्रों से टकराएंगे और टकराने के फलस्वरूप वहां पे क्या होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी। गर्म जलधारा, गर्म हवाओं की प्रवृत्ति होती है कि वो ऊपर की ओर उठना शुरू करती हैं और फिर उसके बाद बादलों का निर्माण होगा और बारिश होगी, है ना। तो अगर कोई गर्म जलधारा महासागर से तटों की ओर प्रवाहित हो रही है तो उसे क्या होगा, तटीय क्षेत्रों में वर्षा होगी, ठीक। जबकि इसके विपरीत अगर हम देखें कि अगर कोई ठंडी जलधारा है ना, ठंडी जलधारा है, तो इसे क्या होगी, ये काफी शुष्क होगी, ठीक है, शुष्क होगी, मतलब पवने जो हैं उनमें शुष्कता होगी, नमी नहीं होगी, नमी की कमी हो जाएगी, है ना। और इससे क्या होगा कि महासागर से जब तटों की ओर ये जलधाराएं प्रवाहित होंगी तो जो इसके साथ पवने हैं, विंड्स हैं, उनके पास नमी नहीं होगी, है ना। तो क्या होगा, तटीय क्षेत्र में वर्षा का अभाव होगा, ठीक, तटीय क्षेत्रों में वर्षा का अभाव होगा, ठीक, तटीय क्षेत्रों में वर्षा का अभाव होगा। ये है मेन जो फैक्टर है इसका, इसके प्रभाव का, वो यही है कि वर्षा जो है ये लेकर आती है और लेकर नहीं आती है ना। अभी हम लोग जब एल नीनो को देखेंगे तब हम और अच्छे से समझेंगे कि इसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि कहीं पे सूखा पड़ जाता है सालों साल तक, और कहीं पर ज्यादा वर्षा हो जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। फिलहाल अभी यहाँ पे ठंडी जलधारा शुष्क होती है ना, उसमें आर्द्रता नहीं होती, नमी नहीं होती है, और जो ठंडी वायु होती है ना, उसकी प्रवृत्ति ये होती है कि वो नीचे बैठती है, ठीक है, नीचे बैठते हैं। इसीलिए देखिए, तो ठंडी के मौसम में बारिश नहीं होती है ना, अगर बारिश होती है तो वो दूसरे किसी रीजन से होती है ना। हाँ, कोहरा जो गिरता है उसमें क्या होता है कि ठंडी पवनें होती हैं और वो आसपास के जो भी क्या कहते हैं धूल धुएं, इन सब के साथ में जो है वो अब टेम्परेचर चूंकि यहीं पे डाउन होता है तो बूंदों का रूप ले लेते हैं, ठीक है। ठंडी जो वायु होती है, पवन होती है, उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंडी तभी है। अब देखिए एक प्रोसेस और समझिए, संघनन सुना होगा, ठीक है। होता क्या है कि जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो ऊपर का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। आप फ्रिज से जब बॉटल निकालिए तो पहले तो पानी खूब ठंडा होता है, लेकिन बाहर का पानी बाहर का इन्वायरमेंट उतना ठंडा नहीं होता, तो क्या होगा, ये बूंदे जो अंदर है ना, मतलब ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बाहर दिखाई देगा। ऐसे ही क्या होता है कि जब ऊपर की ओर पवनें उठती हैं, ठीक है, पवनें जब ऊपर उठेंगी तो ऊपर का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, तो क्या होगा कि जो पवनें ऊपर उठ रही हैं इनमें नमी है, और नमी जैसे ही इनका टेम्परेचर चेंज होता है, थोड़ा ठंडक मिलती है, तो वहां पर क्या होगा, बूंदों का रूप ले लेते हैं, वो वाष्पीकरण होता है ना, इवेपोरेशन होता है। उस इवेपोरेशन में क्या होता है, नमी होगी, वो पवनें होंगी उसके साथ में, कंडेंसेशन, ठीक है, संघनन को बोलते हैं। तो वही होता है, वो प्रक्रिया ऊपर की ओर जब बादलों का निर्माण होता है तो उसी में ये होता है। ऐसे ही यही प्रक्रिया जो संघनन की है ना, वो ठंडियों में नीचे होने लगता है ना। और जब भी वायु कभी ऊपर उठेगी तभी बारिश होगी, नीचे नहीं रहेगी, नीचे अगर है वायु तो बारिश नहीं होगी।
ठीक है, ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है फिलहाल, कि बादल का निर्माण कैसे होता है, संघनन कैसे होता है, ये सब चीजें, ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है ना। ये फिर उसमें हम लोग देखेंगे। तो ठंडी जलधाराएं जो हैं वो अपने साथ जो पौने होती हैं उनमें क्या है, नमी की कमी होगी और तटीय क्षेत्रों में वर्षा का अभाव होगा, क्योंकि वहां पे वायु ऊपर नहीं उठ पाएगी। एक यूपीएससी में प्रश्न आया था मेंस में कि वे कौन से कारण हैं, ऐसा कई तरीके से इसको बोला जा सकता है। तो बोला गया था कि वे कौन से कारण हैं जो जिसके कारण, ये फिर ऐसे था, विश्व में मरुस्थलीय क्षेत्रों का वितरण लगभग 23 डिग्री अक्षांश के आसपास दिखाई देता है, या फिर उसने पूछा था कि विश्व में जो मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में ही स्थित हैं, क्यों। ठीक है, क्वेश्चन है कि जो डेजर्ट्स हैं वो किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में क्यों स्थित हैं, ये पूछा गया था। तो उसका एक रीजन देखिए, तो जितनी भी ठंडी जलधाराएं हैं, वो देखिए वेस्ट में ही बह रही हैं, और वहां पर क्या होगा, जब ठंडी जलधाराएं होंगी तो उनके पास नमी नहीं होगी, है ना, बूंदे नहीं होंगी, पानी नहीं होगा, तो क्या होगा, आर्द्रता नहीं है, तो क्या होगा कि वो हवाएं ऊपर नहीं उठती, और हवाएं नहीं ऊपर उठेंगी तो वहां पे वर्षा का अभाव होगा, और जहां पर वर्षा का अभाव होगा वहां पर मरुस्थलीय या डेजर्ट्स का निर्माण होगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों का निर्माण होगा। तो उसके लिए भी महासागरीय जलधाराएं काफी जिम्मेदार हैं, इसके लिए डेजर्ट बनने के लिए। किसी भी कॉन्टिनेंट, जैसे अभी देख लीजिए अपने इंडिया में देखिए तो वेस्टर्न एरिया में थार मरुस्थल है, ठीक है, अटाकामा मरुस्थल देखेंगे तो ये पेरुचली हम्बोल्ट के आसपास देखेंगे, है ना। सहारा मरुस्थल देख लीजिए तो पूर्वी किनारी वहां पे बहती है जलधारा, ठंडी जलधारा है, तो पूर्वी क्षेत्र में मरुस्थल है ना। ऐसे ही साउथ में देखेंगे, अगर हम साउथ मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो वहां पर भी मरुस्थलीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, खासतौर पे वेस्टर्न क्षेत्र में। वेस्टर्न तो वहां पे तो उल्टा होगा, फिलहाल तो ईस्ट साइड में आ जाएगा वो, क्योंकि पौने दूसरे साइड बहती हैं। तो विश्व में जितने भी मरुस्थल है ना वो लगभग 23 डिग्री के आसपास स्थित हैं, और उनका एक बड़ा कारण यही है कि ठंडी जो जलधाराएं हैं वो उसके तटीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। हाँ वेस्ट में, वो भी वेस्ट में ही है। इसमें शायद ऑस्ट्रेलिया में है कोई, शायद, वो मुझे अभी कंफर्म नहीं तो मैं उसका नाम बता देता तुरंत ही। ठीक है, तो ये है ठंडी, ये गर्म और ठंडी जलधाराओं का प्रभाव है। अब देख लेते हैं एल नीनो का। एल नीनो क्या होती है। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है ना, स्पेनिश वर्ड है। और चूंकि जो एल नीनो है ना वो लगभग 25 दिसंबर के आसपास, है ना, 25 दिसंबर के आसपास ये उत्पन्न होती है। तो 25 दिसंबर के आसपास, तो जो पेरू चिली के आसपास के जो मछुआरे थे ना, उन्होंने कहा कि ये जो है, मतलब ये ऐसी जलधारा है, ये ऐसी पौने हैं, ये ईसा मसीह जो है ना उनके पुत्र हैं, एक तरह से बोला गया है ना, उनके बेटे हैं। के पुत्र हैं, है ना। तो बोला जाता है कि क्यों ऐसा, क्योंकि 25 दिसंबर के आसपास ये पौने उत्पन्न होती हैं, और इसीलिए इसको एल नीनो बोला गया है। एल नीनो जो है उसका मतलब ये होता है कि ईसा मसीह का पुत्र, और ये एक स्पेनिश वर्ड है ना, स्पेन के मछुआरों ने दिया था। ये एक बहुत ही रहस्यमयी, मतलब कि इसके बारे में बहुत पता नहीं है किसी को, ये जलधारा कैसे बनती है ना। और ये चूंकि इतनी प्रभावशाली है कि बहुत सारे देशों को ये प्रभावित करती है ना। मैंने बताया था कि भारत को, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया को, ठीक, यहां तक कि हम कहें कि साउथ एशिया पूरा का पूरा, उसके पार्ट को, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना, उसके बीच में बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं उनको, तो वहां इतने सारे देशों को एक साथ ये जलवायु प्रभावित करती है, ये पौने प्रभावित करती हैं। तो एल नीनो के बारे में काफी लोगों ने रिसर्च किया, तो बहुत तरीके इन्होंने बताए हैं ना, कि उसको जब हम इंडियन मानसून का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि क्या है।
वो भारतीय जलवायु वाले टॉपिक में आएगा। यहाँ पर एल नीनो जो है ना, उसको समझने के लिए एक पॉइंट दिया गया है, क्योंकि वो जलधाराओं से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस हो रहा है इसको। ठीक है, एल नीनो जो है वो उसका एक रीजन क्या है कि कुछ एक जलधारा है जिसमें कुछ चेंज होता है, जिसकी वजह से एल नीनो की उत्पत्ति होती है ना, एल नीनो की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए एक बार वर्ल्ड मैप हम लोग खोलते हैं और उसमें देखें। है देखिए, हम लोगों ने क्या किया था कि दक्षिणी जलधाराओं को जो हम देख रहे थे, तो वहां पर क्या था, ये है इक्वेटर, अगर हम देखें तो लगभग ऐसे है इक्वेटर यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है बट समझ लीजिएगा। इसमें क्या है कि हमने बात किया था कि ये है, मान लीजिए ये है प्रशांत, ये पैसिफिक ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन में हमने क्या देखा था कि इधर दक्षिणी विषुवतीय जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, है ना, ये दक्षिणी विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है। ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका है। इसके देखेंगे तो वेस्ट वाले क्षेत्र में एक जलधारा प्रवाहित होती है जिसका नाम था दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है ना। अगर आप ब्रैकेट में लिख देंगे कि प्रशांत महासागर की है तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो प्रशांत महासागर की दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। होता क्या है, जैसे कि ये हो गया नॉर्थ अमेरिका के आसपास, है ना, और ये है साउथ अमेरिका मान लीजिए। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ये पेरू चिली, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा बह रही थी। ठीक है, यहाँ पर पेरू या हम्बोल्ट, ये ठंडी जलधारा, ठीक है, ठंडी जलधारा थी। यहां पर देखिए तो ऐसे एक जलधारा बहकर दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में भी देखेंगे ना तो ऐसे एक जलधारा प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, ये जो जलधारा है ये दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पौने, है ना, वाणिज्यिक पौने या फिर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है ना उनके साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में एक बात और एक बार देख लेंगे। लगभग 23 डिग्री में देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे ट्रेंड्स विंड्स बहती हैं। ठीक है, दोनों गोलार्ध में देखेंगे तो 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री। इसमें जो ट्रेड विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन ऐसे होती है। ठीक है, उनकी डायरेक्शन ऐसे होगी, और जो साउथ में है उनकी डायरेक्शन इसके अपोजिट में होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स, वाणिज्यिक पौने। वाणिज्यिक पौने, इन्हीं का रोल होता है। जब ये पौने थोड़ा सा वीक पड़ती हैं, किस रीजन से वीक पड़ती हैं पता नहीं है, ठीक है, थोड़ी वीक पड़ती हैं, तो इनके साथ में जो पौने प्रवाहित जलधाराएं जो है, ये जलधारा जो है ना वो उसी पवन के साथ साथ में प्रवाहित होती है। ठीक, एक ये जो विषुवत रेखा है ये थोड़ी काल्पनिक रेखा है, मैंने डिस्कस किया था। ये क्या होता है कि जब इधर गर्मी, है ना, या ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये थोड़ा सा नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो विषुवत रेखा है, काल्पनिक रेखा अगर हम कहेंगे तो ये नॉर्थ में इसलिए विस्थापित हो जाती है क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं ना वो
यहां पर भी सीधी पड़ेंगी, वो उतनी ही दूर पर ये मूव कर जाएगा। ठीक है, काल्पनिक रेखा, उसको विषुवत रेखा नहीं कहा जाता है, ITCT, ITCZ, ITCZ ये बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो काल्पनिक विषुवत रेखा या ITCZ है ना, ये नॉर्थ की ओर विस्थापित हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जहां पर भी सीधी पड़ती हैं उस ओर ये मूव कर जाता है। मतलब जब भी ग्रीष्म ऋतु आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो काल्पनिक रेखा है वो थोड़ा सा नॉर्थ की ओर मूव कर जाएगी, और जब ये दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य पहुंच जाएगा तो ये जो रेखा है वो भी दक्षिण में शिफ्ट हो जाती है। तो होता क्या है कि ये टेम्परेचर के हिसाब से ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है। तो ये जो ट्रेड, ये यहां पर ये है, ऐसे ट्रेड विंड्स बह रही होती हैं। ठीक है, ट्रेड विंड्स बह रही होती हैं। ये अब जो कि ये साउदर्न हेमिस्फीयर था, अब चूंकि ये जो काल्पनिक रेखा है उसका वो यहां पर शिफ्ट हो गई है। ये चूंकि आप धीरे धीरे यहां पर सूर्य है और सूर्य की सीधी किरणें यहां पर पहुंच रही हैं, मतलब 23.5 डिग्री के आसपास जो है, तो ये क्या होगा, काल्पनिक रेखा थोड़ा सा नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ITCZ जो है वो नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो विंड्स है ना, मतलब कि यहां तक अब साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। साउदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा थोड़ा सा नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाएगा और ये विंड्स जो है अब ऐसे बहने लगेंगी। ठीक है, नॉर्थ में भी आ जाएंगी, ये उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा सा बहने लगेंगे ये पौने। एक फैक्टर अभी यहां समझिए, होता क्या है कि ये जो पौने है ना, ये जलधारा जो है, जब ये पवन भी वीक होगी तो ये जलधारा भी थोड़ी वीक हो जाएगी। तो होता क्या है कि ये रिवर्स बहने लगती है। ठीक है, अगर ये जलधारा जो है अगर पहुंचती है, अगर यहां पर भी जो जलधारा ऐसे बह रही है, ये अगर लगातार बहे तो क्या होगा, ये जो पवने हैं, ये जब भारतीय उपमहाद्वीप वाला हिस्सा आएगा ना, तो भारत के उपमहाद्वीप में देखेंगे तो यहां पर कहीं लो प्रेशर जनरेट होता है। तो जो विंड है वो हाई टू लो फ्लो करेगी। ठीक है, हाई टू लो। तो ये यहां पर हाई प्रेशर है। ठीक है, हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होने लगेगी। एक एक फैक्टर समझिए, हमने यहाँ पर कई कई सारी चीजों की बात की। हमने बात किया ट्रेड विंड्स का, उसकी डायरेक्शन को समझा। ये चूंकि समझाना समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी अभी नहीं पढ़ा है। क्लाइमेटोलॉजी में जो विंड्स की डायरेक्शन होती है हम उसको भी समझेंगे, है ना। इसके साथ साथ में इसमें एक दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागरीय पवने हैं, है ना, वो प्रवाहित हो रही होती हैं। क्योंकि ये भी कमजोर हो जाएगा, ये विंड्स जो है उसके साथ ही साथ में ये जलधारा भी प्रवाहित होती है, तो ये भी क्या है कि वीक पड़ जाएगा। जब ये पवन वीक पड़ेगी तो ये जलधारा भी वीक पड़ेगी। तो ये जब वीक पड़ती है ना, तो ये उल्टा घूमने लगती है, मतलब जो अभी इस डायरेक्शन में जा रही होती है वो घूम करके वापस होने लगती है। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में कहेंगे ना कि दक्षिण पूर्वी जो वाणिज्यिक पवने हैं, जब वो कमजोर पड़ती हैं तो उसके साथ में जो जलधारा प्रवाहित हो रही होती है वो भी कमजोर पड़ जाती है, और जब कमजोर पड़ती है तो वो रिवर्स हो जाती है। जब रिवर्स होगी तो जहां से ये पवन बह रही थी, पवन कह रहे हैं, जलधारा जो जहां से बह रही थी, मतलब पूर्व दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां के आसपास से बह रही थी, तो उधर की ओर वो वापस आ जाएंगी। तो पेरू और हम्बोल्ट जो जलधाराएं थी उनको ये खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। वो समाप्त करेगा, मतलब जो ठंडी जलधारा है उसको समाप्त करके, बल्कि वहां पे गर्म जलधारा का प्रवाह होगा। अब एक बार देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका, मान लीजिए साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का देख लिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ कहीं इंडिया, ठीक है, ये इंडिया का क्षेत्र है। यहां से एक जलधारा निकल रही है जिसे दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवने कहते हैं, दक्षिणी विश्वतीय जलधारा कहेंगे।
दक्षिणी विषुवतीय जलधारा बोलेंगे। इसकी डायरेक्शन ये, ठीक है। और यहां पर एक जलधारा बह रही है जिसे पेरू या हम्बोल्ट जलधारा कहेंगे, ये ठंडी जलधारा है। ये ऐसे आकर के ये जलधारा इस ओर मुड़ जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है। अभी इतना समझिए, यहां पर लो प्रेशर जनरेट होता है, तो यहां इसके साथ में जो भी विंड्स चल रही होती हैं ये भी इस तरफ मूव कर जाएंगी, क्योंकि अफ्रीका के कंपैरिजन में इंडिया के यहां पर जो है वो ज्यादा लो प्रेशर जनरेट होता है, ज्यादा टेम्परेचर चूंकि यहां पर आ जाता है। तो जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर कम होगा, ये तो जानते ही होंगे आप। तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे यहाँ पर पड़ रही हैं। और ये एल नीनो तभी उत्पन्न होगा जब ग्रीष्म ऋतु होगी उत्तरी गोलार्ध में। तो ये जो पवने हैं वो भी इसी ओर प्रवाहित होने लगेगी, और उसके साथ में जो जलधारा है वो भी इसी क्षेत्र में प्रवाहित होने लगेगी, क्योंकि लो प्रेशर यहाँ पर जनरेट हो रहा है और लो प्रेशर इसको अट्रैक्ट करेगा। ये सिंपल है। अगर ऐसा होता है तो इससे बारिश होगी, ठीक है, वर्षा होगी। कहां पर? इधर ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स है वहां पर होगा। यहाँ पे साउथ एशिया जो है जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश वगैरह है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी। अगर ये सिंपल कंडीशन है, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। सुना होगा कि मानसून अभी केरल में पहुंचा है, मानसून अभी मुंबई में पहुंचा है। तो ये हवाएं हैं जो तटों से टकरा रही हैं, और जहां पर टकरा रही है और आगे की ओर बह रही है वहां पर वर्षा होगी, और जहां पर ये नहीं पहुंच पाती वहां पर वर्षा नहीं होती, ठीक है। तो महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तो वर्षा होती है क्योंकि वहां पर ये पौने पहुंच जाती हैं, बल्कि उसके विपरीत विदर्भ वाले क्षेत्र में देखेंगे ना तो सूखा पड़ता है, क्योंकि पहाड़ के दूसरे ओर स्थित है, ठीक है। और पहाड़ के इसी क्षेत्र में हवाएं टकरा करके सारी वर्षा कर देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, अंदर की ओर नहीं आ पाती। तो विदर्भ वाला क्षेत्र ना सूखा ग्रसित है। देखिए तो महाराष्ट्र में क्या है कि बहुत तटीय क्षेत्र में स्थित होने के बाद भी वहां के जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। यही कारण है उसका, क्योंकि वो पर्वत के अंदर क्षेत्र में, अंदरूनी क्षेत्र में स्थित है, महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्र में, पर्वत के दूसरी ओर स्थित है। और इधर पर्वतों से टकरा करके ये तटीय क्षेत्र जो है, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, उससे हवाएं टकरा करके कुछ वर्षा करती है, बाकी आगे नॉर्थ की ओर बढ़ जाती है। ये सिंपल कंडीशन है एल नीनो की। एल नीनो, ठीक है, ये दक्षिण विषुवतीय जलधारा है, ये आगे प्रवाहित होती है और लो प्रेशर जनरेट होता है, तो जो विंड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाती है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के राजस्थान वाले आसपास, राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्र में, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब ये सिंपल कंडीशन, बट अभी इसमें कुछ नहीं हुआ। अभी भारत में क्या होगा, कोई चेंज नहीं, पर्याप्त वर्षा हो रही है और यहाँ पर बारिश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ठंडी जलधारा है, और जहां पर भी ठंडी जलधारा होगी वहां पे बारिश नहीं होगी, ठीक। ये ठीक था, मतलब सिंपल कंडीशन है। अब यहाँ पे जो जल है वो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा, तो यहाँ पर मत्स्य पालन वगैरह होगा, मछलियां खूब होंगी, यहाँ पर खूब खुशी होगी, ठीक है। लेकिन ये जब गर्म जलधारा है और ये किसी भी तरीके से कमजोर पड़ी तो ये ऊपर ये रिवर्स ले लेगा, ठीक, और रिवर्स लेकर के ये ऐसे प्रवाहित होने लगता है, ठीक है, ये ऐसे प्रवाहित। तो यहाँ पर जो ठंडी जलधारा बह रही थी ये खत्म हो जाती है और इसकी जगह पे गर्म जलधारा प्रवाहित होने लगती है। जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, लगभग 10 डिग्री का अंतर आ जाता है, और मछलियां जो है यहाँ पर फिर मर जाएंगी, यहाँ से मछलियां चली जाती हैं। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मछलियां नहीं रहेंगी, ठीक। तो मत्स्य पालन खराब हुआ, है ना, और इसे एक घटना, कर्स माना जाता है, दुर्घटना माना जाता है, ठीक है। बारिश ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, मछलियां नहीं होगी, आर्थिक संसाधन जो है वो कम हो जाएंगे, तो लोग इसको श्राप के तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे काफी बारिश भी होती है फिलहाल इस तटीय क्षेत्रों में, है ना। तो इसको अगर ये पौने इस तरफ गई तब तो पॉजिटिव है, अगर ये इस तरफ गई, उल्टे कमजोर हो गई और उलट गए अगर, तो फिर क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा। कहां पर? पूरे भारत के क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया वाला अगर क्षेत्र जो है, ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है ना, और ये सब क्षेत्र जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। इसको हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि
कई सारी चीजें हैं इसमें, कुछ पढ़े हैं और कुछ नहीं पढ़े हैं। हो सकता है कि मैं कम समझा पाया हूं, तो इस वजह से मैं खुद एक बार रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये इक्वेटर है, और जब ग्रीष्म ऋतु आता है ना, तो ये इक्वेटर नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक, ये जहां पर भी सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी ये उतनी दूर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ की ओर मूव करेगा, और ये ऐसे ही गर्मी, तो सूर्य अगर यहाँ पर है तो इस तरफ हो जाएगा, और अगर सूर्य यहाँ पर है तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये होता है। एक्चुअली क्या है ना कि जो महासागर हैं वो महाद्वीपों के कंपैरिजन में टेम्परेचर वहां का ज्यादा हो जाता है, मतलब बहुत तेजी से गर्म होता है। अगर कोई स्थल मंडल है ना तो वहां का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से घटता है, और अगर महासागर है तो उसका तापमान बहुत तेजी से न तो बढ़ेगा न बहुत तेजी से घटेगा। ठंडियों में देखेंगे ना तो महाद्वीपों का टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाता है, बल्कि महासागरों का टेम्परेचर आसपास वही 20-25 डिग्री बना ही रहेगा। ठीक है, इससे कम नहीं आ पाता है। जब तक इससे कम नीचे आता है तब तक गर्मी से तो ठंडी से गर्मी आने लगती है। ठीक है, तो महासागरों का जो जल है, मतलब अगर एक तरफ पत्थर रखिए और एक तरफ पानी रखिए और दोनों पर टेम्परेचर समान रूप से डालिए, तो जो पत्थर है ना वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा भी होगा, बल्कि पानी गर्म होने में भी टाइम लगेगा और ठंडा होने में भी टाइम लगेगा कंपैरिजन टू पत्थर के। ऐसे ही स्थलखंड है, तो नॉर्थ में ना स्थलखंड ज्यादा है कंपैरिजन टू साउथ में। अगर देखेंगे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं। तो फिलहाल ये ITC-Z का जब हम लोग विस्थापन देखेंगे तब उसमें देखेंगे। अभी क्या था कि ट्रेड विंड्स बहती हैं ऐसे, फर्स्ट ये, ठीक है, यहाँ कहीं ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ कहीं इंडिया है। ठीक है, इधर अफ्रीका ले लिया हमने, ये विंड्स ऐसे बह रही हैं। ठीक है, इसको चाहिए कि ये ऐसे ही बहती रहे, लेकिन क्या होता है कि ये विंड्स जो हैं वो लो प्रेशर को फॉलो करने लगती है। ठीक है, अभी यहाँ तो सिंपली बह रही हैं, लेकिन जब ये लो प्रेशर को फॉलो करने लगेंगी तो ये देखेंगी कि अफ्रीका में लो प्रेशर है कि इंडिया में। तो अफ्रीका में उतना नहीं हो पाता, बल्कि इंडिया में उस समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं। तो क्या होगा कि सूर्य की किरणें जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे लो प्रेशर होगा, और लो प्रेशर को ये विंड्स फॉलो करना शुरू करेंगी। ठीक, मैंने एक फैक्टर क्या बोला, ट्रेड विंड्स और लो प्रेशर, दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर कि इन्हीं पवनों के सहारे एक जलधारा बह रही होती है ऐसे, है ना, और ये जलधारा जो है, इस जलधारा को ये विंड जब प्रभावित करेगा तो ये जलधारा भी अब पवनों की दिशा में ही प्रवाहित होने लगेंगी। ठीक है, पवन की दिशा लो प्रेशर को फॉलो कर रहा है इस तरफ, तो ये जो जलधाराएं हैं ये भी जो अभी तक सीधे जा रही थी ये भी मुड़ जाएंगी। ठीक है, ये इंडिया, तो ये इंडिया, तो यहां से मान लीजिए ये जलधारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी, तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हुआ, तो यहां से ऐसे पवने भी गई, विंड्स भी गई और जलधाराएं भी जाएंगी। ठीक है, तो जिस तरफ पवन उस तरफ जलधारा। तीसरा फैक्टर मैंने क्या जोड़ा था, जलधारा जोड़ा, जो कि विंड्स को ही फॉलो कर रहा है। ये ठंडी गर्मियों का है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें भारत के आसपास वाले क्षेत्रों में सीधी पड़ रही हैं, गर्मी पड़ रहा है। ठंडी में क्या देखेंगे कि ये पवने जो है ना, ये ITC-Z जो है वो नॉर्थ में जो था अब वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, मतलब टेम्परेचर अब साउथ, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा होगा। तो ये पवनों की दिशा जो अभी तक जो ऐसे जा रही थी वो ऐसे हो जाएगी, समझ रहे हैं, उलट जाएगा, क्योंकि लो प्रेशर अब साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है और उस तरफ वो विंड्स फॉलो करने लगती हैं। तो वो जो विंड्स है उसके साथ में जलधाराएं भी जो गई होती हैं वो वापस आने लगती हैं फिर से। तो उससे क्या होगा कि ठंडियों में चेन्नई वाले क्षेत्र में, मद्रास वाले क्षेत्र में देखेंगे तो काफी बारिश होती है, बल्कि उत्तरी भारत में नहीं होता। ठीक है, फिलहाल उसमें तिब्बत का भी फैक्टर आता है, जेट स्ट्रीम्स भी आती हैं, अभी बहुत सारे फैक्टर हैं। बस इतना ही समझना है कि ये विंड्स को फॉलो करती है और विंड्स यहाँ पे लो प्रेशर को फॉलो कर रहा है, जलधाराएं, यही है फैक्टर। अब ये जलधारा जो है, ये जलधारा कह रहा हूं, ये पवन मान लो किसी भी कारण से, किस कारण से अभी तक नहीं पता चला है, किसी भी कारण से कमजोर पड़ती हैं, ढीली पड़ेंगी, और ये इतनी ढीली पड़ेंगी कि ये जलधारा को डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। तो क्या होगा, ये जब इसको, इस जलधारा को डायरेक्शन नहीं मिलेगा, ढकेली नहीं जाएगी, तो ये वापस हो लेगी, रिवर्स हो लेगी,
और ये जहां से प्रवाहित होना शुरू हुई थी उन क्षेत्रों में पहुंचती है। ये साउथ अफ्रीका, वो दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पेरू और हम्बोल्ट जलधारा बह रही है। ये ऐसे प्रवाहित होके ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऐसे होने लगेगी, इस तरह से है, तो यहीं से प्रवाहित हो रही है, लेकिन अब ये थोड़ा सा ध्रुवों की ओर घूम जाएगी, और जहां पर पेरू और हम्बोल्ट, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा बह रही थी उसकी जगह ले लेगी और वहां पर गर्म जलधाराओं का प्रवाह होगा। इससे क्या होगा कि तटीय क्षेत्रों में लगभग 10 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। अब जब भी गर्म जलधारा होगी तो गर्म पवनें होंगी, गर्म पवनें होंगी तो क्या होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी और बारिश होगी, ठीक। तो एल नीनो इसको बोला जाता है। इसका विपरीत में इसे, इसके अलावा ला नीनो है एक और फैक्टर। ला नीनो जो है ना वो एल नीनो की बहन कही जाती है, ठीक, एल नीनो की बहन कही जाती है, बट जो नेचर है दोनों का वो डिफरेंट है। ला नीनो जो है ना, वो एल नीनो जो है वो एक कर्स मानी जाती है ना, घटना मानी जाती है, बल्कि ला नीनो एक सिंपल प्रक्रिया है जिसमें ये डायरेक्शन सेम है, मतलब सिंपली जो होता है, जहां पे इंडिया में बारिश होगा जिस घटना के कारण, वो ला नीनो की घटना होगी, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो एल नीनो होगी। एल नीनो लगभग 7 से 14 सालों में उत्पन्न होने वाली घटना थी, लेकिन चूंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये पैटर्न कुछ ज्यादा ही तेजी से होने लगा, मतलब ये जो विंड्स है ना वो वीक पड़ने लगे हैं ज्यादा, कभी भी, मतलब किसी भी साल, 2 सालों में, 3 सालों में, कभी 4 सालों में, कभी एक लगातार वर्षों में। पहले 7 से 14 साल में लगता था ऐसा, लेकिन अभी क्या है कि 2-3 सालों में ही ये वीक पड़ जाती हैं किसी भी, मतलब कौन सा रीजन है पता नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज इसका एक रीजन हो सकता है, अभी भी इस पे रिसर्च चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इस पे इम्पैक्ट आया है ना। बारिश जो है भारत में होना और ना होना, ये एल नीनो इफेक्ट के कारण होता है। तो एल नीनो और ला नीनो यही था, बहुत 2-4 फैक्टर हैं, बस उन्हीं को अभी याद रखिए। बाकी जब इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट आएगा तो उसमें हम तिब्बत का जेट स्ट्रीम देखेंगे, है ना, यूरोप में कुछ प्रतिचक्रवातीय स्थितियां उत्पन्न होती हैं उसको भी देखेंगे। इसके अलावा ये लो प्रेशर वाला क्षेत्र है ही है, ठीक, और 2-3 फैक्टर और भी हैं, है ना, उसको भी हम साथ में वही देखेंगे। एल नीनो को अभी आधा समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि जलधाराएं आ रही थी तो बस उतना ही हम लोगों ने देखा, बाकी हम उसमें देखेंगे, ठीक है। दक्षिणी दोलन भी इसको बोलते हैं, दक्षिणी दोलन बोला जाता है इसको। क्योंकि दक्षिण में है, और दोलन का मतलब हुआ कि एक पेंडुलम है जो थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर मूव करता है, पेंडुलम है ना, देखा होगा ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो इसी को दोलन बोलते हैं। तो चूंकि ये दक्षिण में होता है इसलिए इसे दक्षिणी दोलन कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिणी दोलन एक जो है ये मानसून से संबंधित है, मानसून से है, और पश्चिमी विक्षोभ जो है, विक्षोभ जो है ये प्रति चक्रवात से संबंधित है, प्रति चक्रवात से संबंधित है ना, ठीक है। तो अभी हम यही दोनों टॉपिक रखते हैं, कल हम लोग टाइड्स पढ़ेंगे, है ना, और उसको कंप्लीट करेंगे। अगर टाइड्स कंप्लीट हो गया तो हम लोग उसके बाद ये प्रवाल विरंजन, है ना, प्रवाल विरंजन देखेंगे, प्रवाल क्या होता है, कोरल्स क्या होते हैं ना, कोरल रीफ्स क्या होगा ये देखेंगे, ठीक है। अभी इतना ही रख रहे हैं।